वेलकम बैक। फिर से हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम बात कर रहे हैं कि गुजरात में जो जिला पंचायत, तहसील पंचायत और नगर निगम के जो चुनाव थे उसके आज नतीजे आ रहे हैं। भाजपा ने तो अपनी जीत जो है वो जाहिर कर दी है, विजय उत्सव भी मना लिया है। अब इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं आपसे नितिन बारोट हमारे साथ जुड़े हैं। नितिन जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है के न्यूज़ में। नितिन जी, अभी देखा जाए तो आपको भी कई इलाकों में काफी अच्छी सीटें मिली है, बेनिफिट मिला है। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से आपने एंट्री की है, आगे जाकर आप विपक्ष की भूमिका कितने अच्छे से निभा पाएंगे? पहले तो मैं आपके माध्यम से आपके सभी देखने वाले दर्शकों को, गुजरात की जनता को, जिन्होंने आम आदमी पार्टी को एक विकल्प के रूप में स्वीकार किया है, उनके लिए धन्यवाद करता हूं। आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में एक इतिहास लिखा था, जो एक नई नवेली पार्टी 28 सीटें लेके आके दिल्ली में सरकार बनाने का दावा पेश किया था, वही पुनरावर्तन आज गुजरात के अंदर सूरत में लिखा गया है। वही पुनरावर्तन आज नगर निगम के चुनाव, ग्राम पंचायत के चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार खड़े थे, उन्होंने एक प्रयत्न किया है और जनता ने उसको एक विकल्प के तौर पे स्वीकारा है। भाजपा और कांग्रेस का 25 साल का गुजरात में शासन रहा है। दोनों पार्टी मिलके जनता को ना तो अच्छी सरकार दे पाए हैं, ना तो अच्छा विकल्प दे पाए हैं। और दोनों ने गुजरात की जनता को जो बेसिक, जो हमारे बंधारण में लिखे हुए सारे के सारे जो बेनिफिट है वो देने में कहीं ना कहीं कुछ गलतियां की है। आज जो शिक्षण, मतलब जो एजुकेशन फ्री होना चाहिए, वो गुजरात में कहीं पर भी नहीं है। जो आज स्वास्थ्य की सेवा है वो एकदम उसकी बेहाल है। आज ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था, आज तक अहमदाबाद में मेट्रो का जो 2008 में सपना दिखाया था वो आज 2022 में 21 में भी पूरा नहीं हुआ है। तो ऐसे काफ़ी मुद्दे हैं जो गुजरात की जनता को छू के निकलते हैं, पर गुजरात की जनता ऐसी है कि उसके सामने कोई विकल्प नहीं था। और एक ऐसी पार्टी जो उसके पास संगठन है, मैनेजमेंट है, इवेंट मैनेजमेंट की स्पेशल मैं बात करूंगा, जो उनके पास महारत है उसी के बेस पे। और दूसरा कांग्रेस, जो उसके पास जो एक उसके सामने जो पार्टी थी वो ना तो कमजोर थी, पर वो चलाती भी बीजेपी थी। मैं इसीलिए कहता हूं क्योंकि वो सारे के अगर जहां कहीं पर जीत जाते थे तो भी बीजेपी में चले जाते थे। तो आज ऐसी दोनों पार्टियों के सामने एक आम आदमी पार्टी एक मजबूत विकल्प बन के सामने उभर के आई है। वो जनता के लिए और अपने देश के लोकशाही के लिए बहुत ही अच्छी बात है और इसे हम स्वीकार कर रहे हैं। जी अनिल जी, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से बात की आम आदमी पार्टी के जो नेता नितिन जी हमारे साथ जुड़े हैं, कि पहले ऐसा था कि भाजपा और कांग्रेस दो पार्टी थी, अगर कांग्रेस का कोई प्रत्याशी जीत भी जाता है लेकिन कुछ साल बाद देखो तो वो भाजपा में शामिल हो जाता था। अब आपको क्या लगता है कि अगर हम अगले 5 साल को गिने तो गुजरात की राजनीति में क्या बदलाव देखने को मिल सकता है? देखो, ये स्थानिक स्वराज्य की जो भी चुनाव हुआ उसमें इतने मास बेस पे कैंडिडेट होते थे। ऐसा भी हो सकता है कि अगर विधानसभा का जब होगा तो पूरा सिनेरियो चेंज भी हो सकता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें उम्मीदवार ज़्यादा हो गए, क्योंकि तालुका लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, नगर पालिका में तो कैंडिडेट बढ़े। उसके वजह से क्या हुआ कि टिकट देने में जो सत्तारूढ़ पार्टी थी उसको अच्छा रहा। सामने विकल्प बहुत कम थे, क्योंकि कांग्रेस के पास भी कोई अच्छे उम्मीदवार नहीं है या कांग्रेस के पास कोई अच्छा एजेंडा नहीं है। दूसरा, उसके सिवा और कोई विकल्प नहीं था। और उसमें जब आपके जो हमारे मित्र है उसने बताया कि हमको मौका मिला, आपको सिर्फ मौका मिला है, आपने एंट्री नहीं की। एंट्री करना और मौका मिलना वो दोनों बात अलग है। इसलिए लोगों ने आपको विकल्प की जगह आपको मौका दिया है। अभी आपके पास एंट्री करने के लिए अभी भी वक्त है। अभी जो भी चुनाव आएगा 5 साल के बाद आएगा, और तो दूसरा विधानसभा 2022 में आएगी। तो उसके पहले जो भी लोग हैं उसको गुजरात में पूरा अभ्यास करने की ज़रूरत है, समीक्षा करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, मैं ये बात बताने जा रहा हूँ कि जो चुनाव हुआ, नतीजा आ गया है, सत्तारूढ़ पार्टी अभी सत्ता में है, तो मैं तो ये मानता हूँ कि गांव तक अभी जो भी उसकी योजनाएं है उसको कैसे ले जाना है, वही मैं तो बात करूँगा। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं जब भी
ऑफिसर की तरह सरकार में गुजरात में मैंने जब भी काम किया मैं गांव तक गया हूं। गांव की ग्राम सभा भी मैंने देखी है, ग्राम सभा में कैसे डिसीजन लिया जाता है वो भी मैंने देखा है। गांव में क्या होता है कि गांव में मान लो कि सरपंच, महिला सरपंच का आरक्षण होता है तो उसका पति ही सब कुछ चलाता है। तो ये एक माइनस पॉइंट सत्ता, जो भी सत्तारूढ़ पार्टी चाहे चुन के आए, फिर भी मैं तो ये मानता हूं कि ऐसा उम्मीदवार अभी सत्तारूढ़ पार्टी के पास पूरा विकल्प है, उसके पास पूरा स्ट्रेंथ है। मान लो कि उसके पास इतना कार्यकर है, वो बता रहे हैं कि 10 करोड़ है, 20 करोड़ है, तो मैं तो ये मानता हूं कि इतने पढ़े लोग कार्यकर है। तो जब मुझे याद है जब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी साहब बना करते थे तो उस समय उसने 2-3 स्कीम सरकार में डाली, ऐसे कि प्रवेश उत्सव, शिक्षा में प्रवेश उत्सव शुरू किया, बाद में उसने गुणोत्सव शुरू किया। तो उसकी वजह से गांव में और गांव-गांव में जो स्कूल थी उसका पूरा स्टैंडर्ड में काफ़ी परिवर्तन हुआ। ऐसा नहीं है कि उस समय सिर्फ गुणोत्सव हो गया या प्रवेश उत्सव हो गया तो उसकी वजह से स्कूल में कुछ हुआ नहीं, लेकिन स्कूल काफ़ी उसमें एक परिवर्तन आया, स्कूल में उसका स्टैंडर्ड में मुनाफा हुआ। तो मैं ये मानता हूँ अगर इतनी अच्छी स्कूलों चल रही थी तो उसको बंद करने का मौका क्यों हुआ, ऐसा क्यों डिसीजन लिया, अभी भी मुझे समझ में नहीं आता। क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे उस टाइम, तो स्कूल का स्टैंडर्ड अच्छे से अच्छा बताया जाता था। अगर स्कूल का स्टैंडर्ड अच्छा होता था, गुणोत्सव से उसमें अच्छा हुआ, तो फिर मैं ये मानता हूँ स्कूल बंद नहीं करनी चाहिए थी, स्कूल चलानी चाहिए थी। राजू जी, यहाँ पर अनिल जी ने साफ कहा कि जब मुख्य प्रधान थे नरेंद्र मोदी तब जो सरकारी स्कूलें थी वो काफ़ी अच्छी हुआ करती थी, कुछ योजना थी, उसकी वजह से काफ़ी बदलाव भी आया था। आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं मुख्य प्रधान विजय रूपानी है वो नरेंद्र मोदी ने जो काम किए थे उस स्तर को मेंटेन करने में कहीं ना कहीं विफल रहे? नहीं, जो प्रवेशोत्सव गुणोत्सव का जो साहब ने बात की उसमें अभी ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री से लेके छोटे से छोटे कार्यकर्ता वहाँ पे स्कूल में डायरेक्टली जाते हैं जून महीने के अंदर और शिक्षा के लिए बच्चे को कन्विंस करते हैं, माँ बाप को कन्विंस करते हैं कि आप पढ़ाओ, यानी कि उसमें डेवलपमेंट हुआ है उसका। वो पर स्कूलें तो बंद हो गई जो नरेंद्र मोदी जी ने चालू करवाई, स्कूलें बंद हो गई। अभी हम जाते हैं ना, यानी आप अभी भी अभी मंत्री लोग हैं, वो मंत्री खुद जाते हैं, बंद हो गई, मंत्री खुद जाते हैं और खुद जाके वो जो स्टूडेंट है, बालक है, उसको कन्विंस करते हैं कि आप स्कूल में आओ, उनके माँ बाप को बोलते हैं कि आप बच्चे को स्कूल भेजिए। वो तो जलपा जी ये दो बातें है कि जब ये अभी अनिल भाई ने बोला कि उस समय अच्छे स्टैंडर्ड था, तो मैं अनिल भाई को ये पूछता हूँ कि उसी समय मैं 10-15 बरस से, तो ये रिटायर होने के बाद मैं भी गवर्नमेंट ऑफिसर में था, ये 10 बरस से तो मैंने देखा है। और मैंने कई बार जब वजूभाई वाला और एजुकेशन मिनिस्टर रमन हो रहा था तब मैंने बार बार प्रश्न उठाया था कि ये अगर आपका सरकारी स्कूल का स्टैंडर्ड अच्छा है तो एक भी IAS जॉइंट सेक्रेटरी अनिल भाई या जैसे डेप्यूटी सेक्रेटरी का लड़का कभी सरकारी स्कूल में क्यों नहीं गया? ये पूरे का पूरा प्रवेश देखो, अभी ये गुणोत्सव की बात कर रहे थे, गुणोत्सव का कम से कम लास्ट मेरे ख्याल से 6 इयर्स का जो गुणोत्सव में जो अधिकारी जाते थे उसने जो रिपोर्ट दी है वो GAD में धूल खा रहे। वो तो पूरा पॉलिटिकल ड्रामा ही हुआ अब तो हो गया है। अगर उसका मानो कि एक बार मैं अनिल भाई जिस स्कूल में गए उसने इतनी खामियां है वो रिपोर्ट दिया, वो रिपोर्ट धूल खा रहा है 7 बरस का। और क्यों IAS IPS और दूसरे ऑफिसर और उद्योगपति के लड़के सरकार में जब तक सरकारी स्कूल में नहीं जाते तब तक ये क्लियर कट बात है कि स्कूल का स्टैंडर्ड है ही नहीं, आज भी नहीं था, पहले भी नहीं था, वो पूरा पब्लिसिटी स्टंट था। दूसरा ये आप वाले ने बताया कि हमारा दिल्ली का मॉडल है, मैं ये आप वाले के साथ, आप वाले काम अच्छे करते हैं दिल्ली में, उसकी दो पॉलिटिकल आके आप जैसे जैसे आप देखते हैं ना तो वो मानो दिल्ली में क्यों सक्सेस हो रहा है कि आप देखिए पूरे इंडिया में दिल्ली मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वहाँ मद्रासी से लेकर पंजाबी तक पूरी एजुकेटेड और 90% ऐसे 80% तो वहाँ सरकारी अधिकारी कर्मचारी है, पूरे एजुकेटेड है। तो वहाँ मानो कि यह जो गांव में पॉलिटिक्स चलता है वो वहाँ नहीं चलता, इसीलिए दिल्ली में काम में ये मुख्यमंत्री जी सफल हो रहे। लेकिन वही आप मानो कि गुजरात के आदिवासी एरिया में करने जाओ तो वहाँ अलग पॉलिटिक्स होता है। अब मानो कि आप पंजाब में गए, हरियाणा में गए, दूसरे राज्यों में गए, वहाँ क्यों जीरो हो गए?
वो ये पूरे इंडिया की जो हम ये कम्युनिटी बेस या जो रिलीजियस के बेस पर जो इलेक्शन लड़ते हैं उसमें अलग बात। दिल्ली की बात इसलिए सक्सेस जा रहे हैं, मैंने बोला ना कि वहाँ तो आखिर बात ही अलग है मेट्रोपॉलिटन। आज गुजरात में हमारे को लोग तो गुजरात में ये भी बोलते हैं कांग्रेस और बीजेपी वाले मेरे दोस्त कि भाई ये सूरत में इसलिए उसको सीटें मिली है कि पटेल लोबी जो ये GMDC ग्राउंड में जो पास वाले ने आंदोलन किया था, वो जनरल डायर ने 12 गोली चलाई थी, वो उसका आज भी पटेलों में रोष है। उसकी वजह से सूरत में ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसमैन वाले और छोटे छोटे काम करने वाले कारखाने में पटेल लोग हैं, तो उसकी वजह से सूरत में उसको इतनी ज़्यादा सीट मिली। क्यों अहमदाबाद, राजकोट या दूसरी जगह नहीं मिली? तो एक बात ये भी आप वाले को सोचनी चाहिए कि भाई ये मात्र पटेलों या जनरल डायर की अभी जो रोष है उसकी वजह से उसको बीट मिल रही है, या कोई आपका जैसे अनिल भाई ने बोला कि एंट्री है कि नहीं है। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि आप गुजरात में आई, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी आपको भी बहुत कपड़े है लड़ने का, क्योंकि यहाँ अभी लास्ट 15 वर्ष आप कोई भी पार्टी और सिस्टम देखो, मेरे पास 5-10 करोड़ रुपये नहीं है तो मैं असेंबली की इलेक्शन लड़ ही नहीं पाऊँगा मैं। तो ये तो एक बड़े का बड़ा जो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लास्ट 6 बरस का ये इंडेक्स बी का या GDP का आंकड़ा देखिए, जितने गरीब है वो ज़्यादा गरीब होने लगे और धनवान होने लगे। इसलिए तो ये अभी सूत्र चला, हम दो हमारे दो। तो ये पॉलिसी, मैं इसलिए ये पॉलिसी की बात कर रहा हूँ कि 2003 से 2015-18 तक में 23 PUC बंद कर दिया नरेंद्र दामोदर मोदी ने। उसमें पहले 30 लाख कर्मचारी काम कर रहे थे, अभी 17 लाख आ गए। तो आपका तो पॉलिसी ऐसा था कि ज़्यादा से ज़्यादा हम युवाओं को रोजगारी दें और बेकारी को मिटा सके। उसके बजाय आप जो धंधा कर रहे हैं ये प्राइवेटाइजेशन का, वो तो सबसे खतरनाक है। वो प्राइवेटाइजेशन कहाँ होता है? अमेरिका, यूरोप, डेवलपर कंट्री जहाँ पॉपुलेशन 15-20 करोड़ होता है और वहाँ तो संसाधन खनिज संपत्ति इतनी है कि बैठे बैठे खाए अमेरिका तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ तो 130 करोड़ की बस्ती में आप अभी और गंभीर बात तो ये हो गई कि ये प्राइवेटाइजेशन की वजह से जो नौकरियां गई उसमें से अब नई नौकरी में ST-SC का ये प्राइवेट में तो कोई रखने वाला ही नहीं है। तो सबसे ज्यादा आप जो लॉजिक आपने ये पूरा समझाया कि किस तरीके से, पहले तो आपने दिल्ली को कंपेयर किया कि क्यों पंजाब में आप सफल नहीं रही, क्योंकि हर जगह के समीकरण अलग होते हैं वहाँ के। जैसे कि नितिन भाई, किशोर जी ने तो स्पष्ट कहा है नितिन जी कि दिल्ली वाला मॉडल आप गुजरात में लाए हो, लेकिन गुजरात की जो परिस्थिति है वो दिल्ली से काफ़ी अलग है, यानी कि आपका जो वो मॉडल है वो यहाँ पर फिट बैठेगा। ये एकदम सही बात है। दिल्ली का जो मॉडल है वो यही है कि भारत के बंधारण में जो चीज़ लिखी हुई है ना, भारत में जन्मा हुआ हर व्यक्ति को एक अधिकार देता है भारत सरकार, और ये बंधारण से उसको अधिकार मिला है कि उसकी शिक्षा फ्री होनी चाहिए, उसको उसकी स्वास्थ्य सेवा फ्री होनी चाहिए, उसको यहाँ पे बिजली पानी वगैरह बहुत सस्ती मिलनी चाहिए। ये बेसिक अधिकार जो मिले हैं ना, वो अधिकार का हनन हुआ है। दिल्ली मॉडल और कुछ नहीं है, ये मात्र बंधारण है। अगर बंधारण गलत है तो दिल्ली मॉडल गलत है। आप ये बात कर रहे हैं कि बंधारण गलत है, क्योंकि यही सीधी बात कर रहे हैं। दूसरा, गुजरात में इसीलिए सक्सेस होगा कि 25 साल ने, मैं 17 साल की बात करूं तो ना शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, ना स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी है, ना ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था अच्छी है। हाँ, विकास 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 ये बात चल रही है, बरोबर है, पर उस विकास क्यों हुआ, किसका हुआ? आप देखो, हर चीज में हर चीज प्राइवेटाइजेशन हो गई। स्कूल की बात कर रहे थे, गुणोत्सव हो रहा था, अरे स्कूल बंद हो रहे थे तो कहाँ गुणोत्सव हो रहा था? अरे आप कितनी हॉस्पिटल, अहमदाबाद के अंदर भी हॉस्पिटलें बंद हो गई। आप ग्रामीण क्षेत्र में जाओ, एक सरकारी दवाखाना है तो वहाँ डॉक्टर नहीं है। आप स्कूलों में जाओ तो शिक्षक नहीं है, शिक्षक को आप ढोल बजाने और कहीं क्या क्या करने के लिए भेज देते हो। आप ये चीज़ देखो, नई भर्ती कर नहीं रहे हो और बोलते हो कि हमने ये काम किया। आपने काम ये किया है कि आपने कांग्रेस को चुप कर दिया था। हम दिल्ली का मॉडल इसलिए ला रहे हैं कि हम बंधारण का जो हक है आज तक भारत की जनता, गुजरात की जनता उससे वंचित थी, वो चीज कराने के लिए। राजू जी क्या कहना चाहते हो? नितिन जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि आपके यहाँ पर पहले तो स्कूलें बंद हो रही है, तो गुणोत्सव का सवाल कहाँ से आया? फिर बाद में उन्होंने कहा कि आप शिक्षक को, यानी कि जो टीचर है उसको आप ढोलक बजाने भेज देते हो, यानी कि जो टीचर है वो तो फिक्स पगार में काम करता है और आप दूसरे काम भी दे देते हो, उससे जो असर होती है वो बच्चों की पढ़ाई पे होती है। मैं नितिन जी से
थोड़ा बहुत सहमत हूँ कि वो बौखला गए हैं। ये जो अभी जो चुनाव का नतीजा आया, और ये नितिन जी बोल रहे हैं कि गुजरात की जनता का अपमान है। गुजरात की जनता ने जिसको चुन के भेजा है उनका अपमान हो रहा है कि प्रजा ने ऐसे आदमियों को भेजा जो लायक ही नहीं थे। यानी कि प्रजा को ये लोग बोल रहे हैं कि प्रजा बराबर नहीं है। तो मैं नितिन जी से बोल रहा हूँ कि जो गुजरात की जो 6 करोड़ की जनता ने ये जो पूर्ण बहुमत दिया है वो जनता लायक नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं आप कि कुछ नहीं हुआ है। कुछ वो सरकारी स्कूलें बंद हो गई, अस्पतालें बंद हो गई, रोड नहीं बने, रास्ते नहीं बने, सब नहीं बना, तो भी भाजपा को वोट दिया। वो सब मूर्ख लोग हैं। जो सरकार चलती है उसके विकास के कार्यों के आधार पर ही ये सब लोग वोट करते हैं। किसी को रिवॉल्वर दिखा के वोट नहीं लिए जाते हैं। ये लोकशाही है, संपूर्णपण लोकशाही तंत्र से ही ये इलेक्शन हुआ है। और गुजरात की मेरी बात सुनिए, गुजरात की जनता ने पहले सुनो में लतीफ 5 जगह से इलेक्शन जीत गया था, तो वो बंदूक नहीं देखा था। मैं वही बोलना चाहता था, अमित शाह जेल में था, मैं यही बोलता था, जीत गया। मुझे ये बात किशोर जी से बुलवानी थी। ये मैं तो बोलता हूँ कि ये अमित शाह भी जेल में थे, तो वो भी इलेक्शन जीत गया। मेरी बात सुनिए, ये इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छे आदमी है। यही बात बुलवानी थी कि अहमदाबाद के कहीं इलाके भाई लोग के नाम से जाने जाते थे, आज वो सब भाई लोग खो गए। किसकी वजह से गए? गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी, तब से सब भाई लोग चले गए। वो किशोर जी से मैं यही बात बुलाना चाहता था। व्यवस्था अभी ओवैसी को रहे, भाजपा की नागरिक है, बिहार में क्यों खड़ा किया? अभी किसी को बुलाएंगे, कोई भी आके इलेक्शन लड़ेगा तो बोले नितिन जी को कंट्रोल करने के लिए नरेंद्र भाई मोदी के बड़े चाहक है। मुझे पता है कि जो नरेंद्र भाई करेंगे उसकी आलोचना करने के लिए किशोर जी हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन मैं पत्रकार हूं, मैं किसी पार्टी का पगारदार नहीं है। मेरी बात सुनिए, आपने जो लतीफ की बात की, दाऊद कैसे, और ये जो भाई लोग सब लोग हैं वो सब खो गए, किसकी वजह से खोए? आज गुजरात के अंदर कड़े कानून की व्यवस्था है, और वो जो कम्युनिटी से और जो कम्युनिटी से आता था वो कम्युनिटी वाले भी बोल रहे हैं गुजरात में कम्युनल तूफान होते थे तब भाजपा करवाती थी। अब भाजपा सत्ता में आ गई तो कम्युनल तूफान बंद हो गए, तो कौन करवाते हैं? इसका मतलब क्या लॉजिक? जब तक ये लोग सत्ता में नहीं थे ये जज है, तब तूफान होते थे। मैं लॉजिक की बात करता हूँ। जब भाजपा सत्ता में आया नहीं, उसके बाद क्यों तूफान बंद हो गए? पहले क्यों नहीं होता था? क्योंकि कांग्रेस के राज में अभी जो भी लोग थे ये लोग खुलेआम फरते थे। ये लोग क्या बोलते हैं? और जो भाजपा की सरकार जब से आई है तब से सब भाई लोग गुम हो गए। गुजरात में भाई लोग, इसकी वजह से आज तक कर्फ्यू नहीं लगा। गुजरात में भाई लोग का, गुजरात में भाई लोग का विरोध करते हैं और केरला में इलेक्शन सपोर्ट करते हैं। आज मुस्लिम लोग भी शांति से व्यापार धंधा कर रहे हैं और बोल रहे हैं केरला में भारत में कोई नहीं है। नहीं, केरला में मुस्लिम को सपोर्ट करते हैं, इधर कई बोलते हैं। अभी भागवत बोला कि मैं तो अखंड भारत करके पाकिस्तान और बांग्लादेश को साथ में लाऊंगा। अभी 40 करोड़ मुस्लिमों को गले लगाए। अखंड भारत की जो कल्पना है ये आरएसएस वाले का कोई लेवल, मुझे तो ये लगा कि 40 करोड़ मुस्लिम को गले लगाने की बात मोहन भागवत जी कर रहे हैं। मुझे शर्म आ रही है। मुस्लिम के विरोधी है? नहीं, मैं विरोधी के लिए, आप विरोधी है? नहीं, ये बोलते आप तो जो भारत के नागरिक है, जो भी भारत के नागरिक है, वो सब भारतीय नागरिक से गले लगाने लायक होते हैं। तो आसाम में बिल क्यों है? आप मुस्लिमों की बात नहीं बोल रहे थे, लतीफ नहीं, अभी लतीफ की बात, अभी दाऊद की बात कर रहे थे। अभी मुस्लिमों को क्यों गला लगा रहे हो बोल रहे हैं? अभी किसी को हक दे रहे हैं। राजनीति किसने की? हिंदुत्व के नाम पे राजनीति किसने की थी? क्या भाजपा पूछ रही है वरिष्ठ पत्रकार को कि क्या आप मुस्लिम विरोधी हैं? नहीं, मुस्लिम विरोध की बात नहीं है। यह भाजपा आरएसएस का दोगलापन बता रहा हूं कि आज तक आरएसएस ऐसा ही बोलता है। आरएसएस राष्ट्रवाद के आधारित संस्था है, अखंड हिंदुस्तान कोई मुस्लिम है हिंदू वाली संस्था नहीं है। कई बार बोले, कई बार आरएसएस वाला बोले आरएसएस का एजेंडा। और राष्ट्र जो भी मुस्लिम हो या कोई हिंदू हो, वो जो राष्ट्रवाद में मानता हो वो आरएसएस से जुड़ सकता है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में 6 बरस पहले इसने ऐसा कार्टून पब्लिश किया था कि मोहन भागवत नरेंद्र मोदी का थैला लेकर रेलवे प्लेटफॉर्म
में हो गए। वो तो आप पत्रकार लोग हैं, आप कुछ भी कर सकते हो। और आप बोले हो सच, आप बोले हो सच, और पूरे के पूरा जो आम आरएसएस जनता बोल रही हो नरेंद्र गलत। मोदी का पैर रोल ऊपर है। अभी आरएसएस जैसा रहा ही नहीं। सन्निष्ठ कार्यकर को मैं इतना जानता हूँ, वो लोग ऐसा ही बोलते हैं कि भाई ये पूरा आरएसएस का, हेगड़ेवार जी ने बोला था कि व्यक्ति पूजा होनी नहीं चाहिए और भगवा झंडा में भी अपनी कोई भी पिक्चर नहीं रखना चाहिए। अभी नरेंद्र दामोदर मोदी के सिवा कहीं आप देख सकते हैं 7,000 करोड़ रुपया पब्लिसिटी में पेट्रोल पंप और बाथरूम तक लगा दिया। तो ये गोलवलकर जी ने और आरएसएस ने कभी बोला ही नहीं था। ये आरएसएस का एक भी सिद्धांत चल ही नहीं रहा है। वो आरएसएस वाले जो सनिष्ठ कार्यकर है वो तो बोलते हैं कि भैया क्या हो रहा है। दामले जी से लेकर कई लोग, अभी दामले जी को उस समय मुझे बराबर याद है, मोदी साहब ने उसको पटावाला की तरह निकाल दिया था। आज तो जीवित नहीं है, नहीं तो उसका हाजिरी में मैं बोलता। वो आखिर पूरी के पूरी क्या हुई जलपा जी, क्या वो जानते थे नरेंद्र दामोदर मोदी, इसको तो सब आरएसएस वाले क्या खान की बोलते बागी प्रचारक। वो ऐसा कभी हुआ ही नहीं देश में कि आरएसएस के ऊपर कोई हो जाए। लेकिन इसने देखो और दूसरा क्या क्या, जो मैं बराबर जानता हूँ, राजकोट में चिमन शुक्ला, अरविंद मणियार जब आरएसएस वाले साथ में बैठते थे अपना टिफिन लाकर बैठते थे। आज नरेंद्र दामोदर मोदी ने इतनी हैबिट डाल ली कि ज़्यादातर आरएसएस वाले मुंबई की 5 स्टार होटल में, और आप देखो 100 करोड़ का खर्च करके ये सब आरएसएस के भवन बना दिए। क्यों? कि उसको हैबिट डाल दी कि भाई सिंपल आरएसएस का मूलभूत सिद्धांत से और चले गए। तो ये पूरा अब आरएसएस बोलते तो आरएसएस का तो मुझे हंसी आ रही है कि आरएसएस का कोई वजूद ही नहीं रहा। अभी 2 ही आदमी देश में है, अनिल चंद्र शाह और नरेंद्र दामोदर मोदी। और अब की बार सरकार भाजपा की नहीं, अब की बार मोदी की सरकार। क्यों ऐसा सूत्र आया? ये आरएसएस की फिलोसॉफी के विरुद्ध है। अभी आरएसएस वालों को देखो, ये मंगो वैद जो 40 बरस से आरएसएस का वो आर्टिकल लिखते थे, संघ संचालक का होता था, वो डेड हो गए हैं। ये नरेंद्र दामोदर मोदी का उसने एक बार विरोध किया था, बात अडवाणी को निकल दिया था। वो मन में दाज रखकर उसने आज तक ट्वीट नहीं किया कि मैं मेरा 40 वर्ष का ये संघ प्रचारक इतनी बड़ी पोस्ट पर था, वो डेड हो गया। तो उसको एक शोक संदेश नहीं भेजा। शिल्पा शेट्टीकर या अक्षय कुमार को भेजते हैं। ये देखो क्या हो रहा है देश में। आरएसएस वाले भी सन्निष्ठ लोग बोलते हैं कि ये हमारा सिद्धांत से हम आगे निकल गए। जी राजू जी, क्या कहना है आपका? अभी किशोर जी कांग्रेस के पेरोल पर लग रहे हैं। नहीं, अभी कांग्रेस के पेरोल पर लग रहे हैं। कांग्रेस के पराग प्रवक्ता नहीं है तो किशोर जी को पे आउट करके यहाँ भेज दिया है। मैं बोला लेकिन वो तो बोलना पड़ेगा, लेकिन आप मुझे दया लग रहा है कि आप कांग्रेस के पेरोल पे और जो राष्ट्रीय मेरी बात सुनिए मैडम, वो बात आरएसएस बातों का जवाब दीजिए। जो बात की मुझे तो भाजपा के प्रवक्ता की बुद्धि पर नहीं आती है कि इतने बुद्धि है ही नहीं, वो इतने बुद्धि लायक ही नहीं है कोई दलील कर सके, इसलिए ऐसा बोल रहा है। भाई पत्रकार इस पार्टी का है, पत्रकार कोई पत्रकार किसी पार्टी का होता ही नहीं, लेकिन जो सच बोलते हैं वही पत्रकार होते हैं। आपका तो कोई लेवल ही नहीं हो रहा। अभी संघ हमेशा राष्ट्रवाद के बात ही करता है और जो भी राष्ट्रवादी आदमी है वो संघ के जुड़ सकता है। आप भी राष्ट्रवादी हो, आप भी जुड़ सकते हो। ठीक है राजू जी, पर आइंदा आप किसी भी पत्रकार को किसी पार्टी के साथ नहीं सरखाएंगे, क्योंकि पत्रकार का काम होता है शासन को सवाल करना। अगर विपक्ष भी चुप रहेगी तो विपक्ष की तरफ भी पत्रकार बोलेंगे कि आप क्यों नहीं उठा रहे मुद्दे। नहीं, लेकिन आप किसी भी पत्रकार को किसी भी पार्टी के साथ टाइम्स में आर्टिकल छपा है, अभी और आर्टिकल छपे कि आरएसएस, ये अकबर ने फिर दूसरे जो ये पत्रकार इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है कि आरएसएस का कितना अवमूल्यन हो गया। और मैं नहीं बोल रहा, इतने 4-5 नेशनल लेवल के पत्रकार ने इंग्लिश पेपर में आर्टिकल लिखा है, आप नहीं पढ़ सकते। मेरा तो मुझे दया आती है कि भाई क्यों भाजपा वाले ये प्रवक्ता को भी कोई गाइडलाइन देते हैं, पढ़ाते हैं, रेफरेंस इंग्लिश छापे में क्या आता है देखते कि नहीं देखते। ऐसा ही मुझे आश्चर्य लगता है कि क्या भाजपा पार्टी, इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि नरेंद्र दामोदर मोदी कभी चाहता ही नहीं है कि मेरी पार्टी में कोई बुद्धि वाला आदमी आ जाए। वो सब मानते हैं कि डफोड़ो ऐसा ही चाहिए उसको, कोई पावरफुल आदमी उसको चाहता ही नहीं है। तो भाजपा आरएसएस आज तक कंट्रोल करता था, वो आज डाउन हो गया पूरे का पूरा सिस्टम। आरएसएस और भाजपा दोनों अलग अलग संस्थाएं हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी है और आरएसएस कोई सेवा की संस्था है। आप दोनों को मिलाते हैं। नागपुर में अमित शाह से लेकर मोदी कुर्निश में हर एक राष्ट्रवादी आदमी, अभी मुखर्जी, अभी प्रणब मुखर्जी गए थे, अभी प्रणब मुखर्जी गए थे, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप?
प्रणब मुखर्जी गए थे तो आप वो क्या उसका कहेंगे? सब्जेक्ट है, मैं ये बोल रहा हूं। वाह, अभी उसका प्रणब सब्जेक्ट आ गया। मुखर्जी की बात नहीं, मैं अभी भाजपा कोई कांग्रेस भाजपा का वाले की यार, बात करता हूं जो मैं। प्रणब क्या मुखर्जी नरेंद्र गए थे, दामोदर मोदी, अच्छा तो इंदिरा जी ये हो गए गया। थे, इंदिरा जी नहीं गए, एक भाजपा वाले क्यों जाते हैं नागपुर कुर्नी, गांधी जी भी कुर्नी शाखा में गए थे एक जैसे बार। कुर्नी तो बजाने जाते हैं, गांधी जी के ये बारे में क्या पूरा कहेंगे आप? भाजपा वाला कुर्निश बजाने जाते हैं, ये दोनों एक ही सिक्का की दो बाजू है, सब जानते हैं। वो तो इसमें आपके कहने की विचार बात है, नहीं। आप नहीं, जो ये भी तो बोलना सब बोल सकते बोलते हैं, हैं। आप पत्रकार हो, ठीक है, आप जो भी ठीक बोलना है, बोल सकते हो। ठीक है। हम इस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं विराम। काफी गर्मा गर्मी हो गई है, तो समय भी हो चला है एक गर्म चाय पीने का, तो ले लेते हैं हम विराम। Australian Premium Soda. As most of us don't realize, electricity is privilege. At APS, we strive to live up to our motto and always work hard towards becoming a bright alternative. We have trained manpower to assist for all kind of requirement of the customers and to attend any queries by the customer. We have strong after-sales service for the customer satisfaction. Our team work in a sync with a great teamwork. APS. આજે તો પાર્ટી જોઈએ પેલા ચેમ્પિયન સાથે એક સેલ્ફી થઈ જાય આઈડિયા અહીં જ પાર્ટી કરીએ પિઝા પાર્ટી યે ચાલ તારું કાર્ડ અને પિન આપ મારા કાર્ડની ડિટેલ્સ હું જ જાતે નાખીશ આરબીઆઈ કહે છે કે આપનો પિન ઓટીપી સીવીવી અથવા ઇન્ટરનેટ બેન્કિંગ પાસવર્ડ કોઈની પણ સાથે શેર ના કરો અને ઓનલાઈન બેન્કિંગ ફક્ત પોતાના કમ્પ્યુટર મોબાઈલ અથવા સુરક્ષિત નેટવર્કથી જ કરો બાય ગર્લ્સ ક્યાં જાય છે સાંભળ્યું નહીં નો શેરિંગ આરબીઆઈ કહે છે જાણકાર બનો સતર્ક રહો